नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज कुछ पुराने किस्से बताऊंगा क्योंकि वो प्रासंगिक है इस समय। उसकी शुरुआत पे एक अपने व्यक्तिगत किस्से से भी शुरू करूंगा। बात सन 80-82 के बीच की है। मेरे बड़े मामा एक्साइज कमिश्नर थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बार मेरे बड़े मामा को बुलाया और कहा कि आप ऐसा करिए, किसी एक अफसर का नाम लिया, उसके खिलाफ पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट बना करके और मुझे भेजिए, मैं उसको निकाल देना चाहता हूँ। हमारे मामा ने कहा कि आप हुजूर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं आपकी बात टालूंगा नहीं, लेकिन मेरा भी एक निवेदन है, अगर आप सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वीपी सिंह साहब ने कहा, बताइए। उन्होंने कहा कि साहब, मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटा, किसी की पीठ पे लात भले मार लेना, पेट पे लात मत मारना। आपका कहना बिल्कुल सही है, वो आदमी ठीक नहीं, ये मैं भी मानता हूँ और मैं आपके कहने पे ये रिपोर्ट बना भी सकता हूँ, उसके पर्याप्त प्रमाण भी मिल जाएंगे। लेकिन यह है कि वो उस आदमी गलत है, लेकिन उसके बीवी बच्चे तो गलत है नहीं। तो इसलिए मेरा आप सबको सुझाव या विनती है, जो भी कह लीजिए, उन्होंने कहा हो, कि मैं रिपोर्ट बना देता हूँ, अच्छी खासी रिपोर्ट उसके खिलाफ बना देता हूँ और उस रिपोर्ट के आधार पर आप उसको सस्पेंड कर दीजिएगा लंबे समय के लिए, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी आप राजा हैं, जो चाहे करें, आप जैसा कहेंगे मैं कर दूंगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं क्या करने जा रहा था। आप वैसी रिपोर्ट बना के भेजिए, वो 5-6 साल सस्पेंड रहेगा, तभी उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आदमी वो ठीक नहीं है। बात खत्म हो गई। हमारे मामा ने वैसी रिपोर्ट बना के भेज दी वीपी सिंह, और उसके बाद सस्पेंड कर दिया। अब इसमें भी दो बातें हैं। पहली चीज तो कि हमारे मामा की भी रीढ़ थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री से ये बात कही, और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री में भी वो बड़प्पन था कि उन्होंने अपने एक मातहत अफसर की बात सुनी और वो जो कहना चाहता था उसको समझा और तदनुसार आचरण किया। ये अब मैं असली किस्से पे आता हूं। जब संविधान बना तो उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी गई। इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं, वीडियो देखने वाले तब समझते हैं। और ये एक तरीके से चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी था कि अगर सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या संस्था में निहित कर दी जाएंगी तो फिर वो मनमानी करेगा। इसलिए सब शुरुआती व्यवस्था की गई थी। आप पुराने लोगों से पूछिए, वो आपको बता रहा है। मैं भी काफी पुराना, लेकिन मुझसे भी पुराने लोग हैं, मुझे एक साथ में नहीं बताया आपको कि काफी लंबे समय तक, खास तौर से मोटे तौर पे ये मान के चलिए कि 80 तक तो पूरी तरीके से और 80 के बाद 90 तक आंशिक रूप से ये व्यवस्था चलती थी। अगर नेता कुछ गलत करना चाहता था तो अफसर उसको टोक देता या करने से मना कर देता था, और नेता भी इस बात का ख्याल रखता था कि अफसर की बात पूरी तरीके से सुनी जाए, और बाकी बात में तो अदालत थी। 90 ऑनवर्ड्स जो है वो सिचुएशन एकदम बदलने लगी। पूरा कॉकस सा बनने लगा अफसरों, नेताओं का, और मतलब अपराधियों का भी कह सकते हैं। और ये होड़ से शुरू हो गई कि कौन अफसर किस नेता के पाले में है और उस नेता के पाले में जाकर के वो अपने समय में कैसे जरूरत से ज्यादा धन धान्य और जो कुछ भी है वो पद अर्जित कर सकता है। लंबे समय तक ये खेल चला और उस खेल के बहुत ही भीषण दुष्परिणाम हुए जो अब सामने दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से पुलिस महकमे ने इस खेल के दुष्परिणामों को बहुत कायदे से झेला। अब आप अभी भी अखबार उठा के देखते होंगे तो आपको, या टीवी देखते होंगे, उसमें से खबरें आम आ जाती हैं कि फलाने अफसर पुलिस के, या फलाने सिपाही, या फलाने वो अफसर पुलिस के कर्मचारी, या जो भी है, कह लीजिए दरोगा या डिप्टी एसपी, ये सब, कई बार तो एसपी भी और ऊपर के भी अफसर भी 25 साल बाद दंडित हुए कचहरी से, उनको जेल जाना पड़ा। ऐसा इसलिए होता है कि अब जब, और ऐसी ये खबरें आपको आमतौर पर 90 ऑनवर्ड्स ज्यादा मिलेंगी। ऐसा होता है कि नेता या मंत्री ऊपर से दबाव डालता है और उनसे काम कराता है, पुलिस अफसरों से भी, और उसके बाद जब कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में पहुंचता है तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो जो नेता या जो मंत्री है उसका तो आदेश कहीं लिखित में है नहीं, तो ऐसे में कचहरी साक्ष्य देखती है, तो ऐसे में फिर वो अफसर जो है
चाहे वो पुलिस के हो चाहे वो भी हो, नप जाते हैं, ऐसा होता है। अब इसी के लिए इसका जो हाल ही का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो मैं अब दूंगा, उससे चीज़ों को समझाने में और आसानी होगी। मायावती का आखिरी कार्यकाल था और वो इसमें कोई शक नहीं कि निरंकुश शासिका थी। काम उन्होंने कुछ अच्छे भी किए लेकिन ज़्यादातर काम निरंकुश ही किए उन्होंने। उसी का नतीजा है कि आखिरी कार्यकाल के बाद फिर वो नहीं लौटी। अब मुझे लगता है कि लौटेगी भी नहीं बतौर मुख्यमंत्री। उस शासनकाल में उनके शासन के दो प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। एक सतीश मिश्रा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और एक अफसर हुआ करते थे शशांक शेखर सिंह। वो ये दोनों एक तरीके से उनकी सरकार की धुरी थे। और उस समय एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया था जिसमें हजारों करोड़ रुपए का पैसा आया था। और उस पैसे की बंदरबांट जो है तमाम अफसरों ने मायावती जी के कहने पर और क्या नाम है शशांक शेखर सिंह और सतीश मिश्रा, इन लोगों के कहने पर की। उस जमाने में ये बात चर्चित थी और चर्चा में थी। लोग कहते भी थे कि सतीश मिश्रा ही हुए या शशांक शेखर सिंह हुए या मायावती अफसरों को मौखिक आदेश देकर के और धमका करके ये सब काम कराते थे जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। बहरहाल बाद में मायावती की सरकार चली गई। सतीश मिश्रा वकील हैं, बड़े वकील हैं, और शशांक शेखर सिंह मर गए। उनको तभी कैंसर था, इस बात को छुपाया गया। वो सरकार के जाते ही मर गए कुछ दिन बाद। अब जाहिर सी बात है, मायावती जब चली गई तो सारे मामलों की जांच होनी ही थी और हजारों करोड़ का घपला था। उस जांच में मैं केवल एक अफसर का नाम लूंगा, बाकी अफसर का नाम 90 तो 25 थे। सिंबल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ये नाम बना वो भी नहीं लेता। एक प्रदीप शुक्ला हुआ करते थे, IAS थे, आजकल वो रिटायर हो गए और अभी भी उनके ऊपर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। वो जो थे मतलब उसमें एक तरीके से उस सारे घोटालों के किंग पिन होते और अपने बैच के टॉपर थे, निस्संदेह बढ़िया आदमी रहे होंगे। और लेकिन एक कुछ तो ऊपर से धमकाना और कुछ ये है कि और ज़्यादा पद और प्रतिष्ठा और पैसे की चाहत, उन्होंने इन सारे घोटालों को अंजाम दिया। ऐसा जैसा कि मतलब मुकदमा चल रहा है उसके मुताबिक, अब वो मुकदमे से छूट जाए, बरी हो जाए तो एक अलग बात है। और वो अब रिटायर भी हो गए, सजा याफ्ता और मुकदमे के विचाराधीन अफसर के रूप में। और भी तमाम अफसर उसमें दंडित हुए। और 3 जो उस पूरे घोटाले में 3 क्या नाम है CMO जो तीन CMO साहबान जो थे उनकी मतलब हत्या हुई और वो ये भी उसी घोटाले से संबंधित था। ये सारा का पूरा सिनेरियो आया। अब तो खैर उसकी कोई बात भी नहीं करता। इस जगह पर हमको रुक करके ये सोचना चाहिए कि एक आपके पास एक ठीक है, आदमी जब घोटाला करता है और सारी बातें तो वो सोचता है कि अरे हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन वो ठीक बात है। 100 लोग बच जाते हैं लेकिन 10 लोग तो फंस जाते हैं ना। और अब मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं कि अगर आप सरकारी अफसर हैं तो आपको आपकी तनख्वाह, जो आजकल के ज़माने में मोटी तनख्वाह है, और एक अच्छा खासा बंगला और नौकर चाकर, ये सारे के सारे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक मिलते रहेंगे। और जो सुविधाएं सरकार आपको दे रही है उन सुविधाओं के मद्देनजर एक अच्छा खासा शानदार जीवन जिया जा सकता है। अब अगर आप कहीं न कहीं नेताओं के और अफसर भी कह सकते हैं, आपसे जो ऊपर के अफसर हैं या मंत्री और इनके सबके दबाव में आकर के, ये बात मैं खास तौर से अफसरों और पुलिस अफसरों के लिए कह रहा हूँ, अगर आप किसी काम को अंजाम देते हैं तो समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। और जिसके खिलाफ अत्याचार किया गया है या मान लीजिए कार्रवाई की गई है, वो भी अपने समय का इंतजार करता है। और नेता मंत्री या जो शासन है जो धमका करके और ज़बरदस्ती करके आपसे काम कराता है अफसरों से, उसकी तो अवधि 5 साल होती है। लेकिन जिस घटना को आप अंजाम दे चुके हैं उसकी अवधि तब तक होती है जब तक कि आप मर नहीं जाते, तब तक आप मुकदमे की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आप ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अभी भी आप उठा के देखते रहिए कि हर महीने आपको अखबार में 2-3 खबरें ऐसी मिलेंगी कि पुलिस वाले जो है उतने समय से 20 साल मुकदमा चलने के बाद दंडित हुए। और अफसरान तो खैर अफसरान भी दंडित हो रहे। पहले ऐसा होता था कि अफसरान कम दंडित होते थे, पुलिस वाले तो खैर तब भी दंडित होते थे। और ये भी जब बात चली तो मैं कह रहा हूँ कि अब एक सिस्टम सा बन गया है। भाई नेता जो है या मंत्री जो है ज़्यादा चतुर होता है और जनसंघर्ष करके आता है सामने। एक सिस्टम सा बन गया है कि मौखिक रूप से काम करा और काम करा करके जब मुकदमे चले तो चूंकि दस्तखत उस अफसर की होती है इसलिए वो नप जाता है। अब ये अफसरों को सोचना है कि वो शांतिपूर्वक नौकरी करना चाहते हैं और पेंशन लेकर रिटायर होना चाहते हैं, या कुछ थोड़े से, या बल्कि चलिए थोड़े से न कहीं बहुत बड़े लाभ के लिए एक
ऐसा रिस्की काम करने के लिए कर देते हैं जो कालांतर में कभी भी उनके गले की फांस बन सकता है। ये अफसरों को सोचना होगा, और अगर वो नहीं सोचेंगे तो अभी आगे बहुत से प्रदीप शुक्ला सामने आएंगे, बहुत से पुलिस के अफसर सामने आएंगे जो कालांतर में अदालतों के द्वारा नपेंगे। ये बिल्कुल एकदम सिद्ध सी बात है। अब ये अफसरों को सोचना है, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो प्रशासन के हो, चाहे कहीं की भी हो, कि जो उनकी तय भूमिका है उस भूमिका का अगर वो निर्वहन कर रहे हैं तो बहुत आराम से चले जाएंगे, और जो नेता मंत्री और ये सब है, ये उनका ट्रांसफर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर वो अपने स्वार्थ के लिए जहाँ तक आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो उसी जिस हद तक वो आगे जाएंगे और जिस हद तक वो ऐसा काम करेंगे जो कानून सम्मत नहीं है, उसी हद तक, उसी अनुपात में वो, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक अदालत के द्वारा कभी भी घसीटे जाने के लिए अभिशप्त हैं। अभी अफसरों को और क्या नाम है, जो इस तरीके के लोग हैं, उनको सोचना है कि वो एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं या रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के पहले ही एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें उनको कभी भी अदालत में बुलाया जाए और देर से देर कभी भी उनको जेल के अंदर जाना पड़े। ये उनके सोचने का काम है, और अब ये सही समय है कि इस पर उनको विचार कर लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं दूसरी बात मंत्रियों और नेताओं के लिए कह रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि ऐसे धंधलिया के हम काम कर लेंगे, तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। अभी भी मैं फिलहाल चूंकि बात चल रही है इसलिए केवल मायावती के नाम लूंगा। जब आप बहुत ज़्यादा गैर कानूनी और ऐसे अनैतिक काम सत्ता के उसमें करते हैं मद में, तो निश्चित रूप से जानिए फिर सत्ता पे आप फिर दोबारा कभी नहीं आते। मायावती इसका सबसे जीवंत उदाहरण है, और बाकी भी तमाम उदाहरण है, मौके मौके पे उनका भी नाम लूँगा। अब बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।